सुनो भाई, देखो आज जो हम अगला टॉपिक करने वाले हैं, हमारे पास टॉपिक का नाम है समग्र पूर्ति। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। सबसे पहले भाई सब हेडिंग डाल लो। मेरे पास है एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे समग्र पूर्ति। भाई सबसे पहली बात सुनो, यहाँ पे तुम्हें क्या बोलता है, इकोनॉमिक साइकिल याद है? हाँ भाई, तुम सबको इकोनॉमिक साइकिल याद है नहीं है? इकोनॉमिक साइकिल में था कि एक किसान है, वो खेती करेगा, ठीक है, खेती करेगा, वो सामान को आगे सप्लाई करेगा। पास में आ रही है? एक किसान है, वो खेती करेगा, खेती करने के बाद जो भी सामान है उसको आगे सप्लाई करेगा, ठीक। तो किसान की इनकम होगी, वो जिसको सप्लाई करेगा वो और आगे सप्लाई करेगा, ठीक है। तो जो सप्लाई करेगा उसकी इनकम होगी, फिर और आगे सप्लाई होगा, तो जो सप्लाई करता रहेगा सबकी इनकम होती रहेगी। समझ रहे वाली बात है भाई? जिसको फोकस से, हाँ भाई, मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास हर एक जो नेक्स्ट लेवल होगा उस पे वो सप्लाई करता रहेगा, और ये सप्लाई डिफाइन करती है कि भाई वो जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी है। इस मानते हो? ठीक। मैं तुम्हें जैसे पहले एग्जांपल दूं, मैंने पहले वो तुम्हारे पास एक किसान है, ठीक है, ए, ठीक। एक किसान है, इसने खेती का मतलब इसने उत्पादन किया, इसने आगे बेचा बी को, ठीक है। तो भाई अब इसकी इनकम आ गई, इसका पैसा आ गया। इसने मान लो उत्पादन किया 100 रुपए में, इसने इसको बेचा 120 रुपए में, ठीक है। इसकी इनकम कितनी होगी भाई? 20 रुपए इसकी इनकम है, ठीक। इसने और आगे बेचा सी को, इसने बेचा इसको 130 में, ठीक है। इसकी इनकम कितनी होगी भाई? 10 हो गई। इसने बेचा डी को, ठीक है, बात में आ रही है? डी को बेचा, तो इसने मान चलो बेचा इसने 150 में, इस तरीके से बेचा। ये समझ रहे सारी बातें? हाँ भाई। अच्छा देखो, जैसे सप्लाई किया है भाई, तो इसकी इनकम मान लो 20 हो गई। ऐसे डी ने किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कर दिया, ठीक है, कोई सी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो उसको मान लो 200 रुपए में बेच दिया। भाई सरकार को बहुत ज्यादा काटा आता है, ठीक है। जो सरकारी होते हैं ना, ये सब इनको भाई वहाँ पे बहुत ही महंगे सामान जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें चाहिए था अच्छी क्वालिटी का। जो जितने प्राइवेट लोग हैं उनका कहीं ना कहीं से मुद्दू कट जाता है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं से लोकल क्वालिटी के सामान पकड़ा दिए जाते हैं और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जो होते हैं गवर्नमेंट वाले, भाई वो पूरे चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सामान जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटी में, अगर चेक हो गया तो बैंड बजा देंगे अच्छे से। वो पहली बात है, पता है? अब सुनो, तो मैंने क्या बोला कि 150 है, 200 कितना कमाया इसने भाई? 50 कमाया। अब भाई देखो, ये सारी बातें हो गई। अब ये इन सबकी प्राइवेट इनकम सब मानते हो? ये इन सभी कौन सी इनकम भाई? सबकी प्राइवेट इनकम है। तो ये सब क्या भरेंगे? टैक्स। क्या भरेंगे? सब टैक्स भरेंगे। टैक्स किसकी इनकम होगी? गवर्नमेंट की इनकम होगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। देखो तुम क्या समझ रहे हो, सप्लाई करी, सप्लाई करने से ही तो इनकम बढ़ी सबकी। तो हम अगर किसी एक जने की बात करते, वो हम पहुंच जाते क्लास 11th के अंदर, समझ रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पे पहुंच जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? पूरे देश की बात चल रही है, ठीक है। अगर पूरे के पूरे देश की बात चल रही है, मैं क्या बोलूंगा भाई? क्या मेरे पास है एग्रीगेट सप्लाई, तो मैं नॉर्मल, देखो मैं क्या बोलूं, समग्र मांगे, समग्र पूर्ति, ठीक है, समग्र पूर्ति हो गई पूरी, ठीक। अगर मेरे पास ये पूरी की पूरी समग्र पूर्ति है, पता क्या बोलूंगा? जितनी भी समग्र पूर्ति है सबकी इनकम है, समझ रहे हो? देखो किसान ने 100 रुपए का उत्पादन किया, 120 में बेचा, मतलब इसको इसके 100 रुपए तो मिल गए और 20 रुपए का प्रॉफिट भी मिल गया। इसने अपना वसूल लिया सारा। अब हर एक जो अगला बंदा है वो अपनी इनकम बनाया जा रहा है, ठीक है। हर एक पर्सन क्या भाई? अपनी अपनी इनकम है। हर पर्सन की अगर अपनी अपनी इनकम है तो इनकी इनकम कहाँ जा रही है? देखो गवर्नमेंट के पास भी जाएगी। तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको इनकम मिल गई, ठीक है। जो सरकारी एम्प्लॉय है उनको इनकम मिल गई, ठीक है, इनकी आय मिल गई। उसके बाद जो प्राइवेट वाले, उन्हें तो मिल गई। जो लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे उन सबको मिल गई। भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा तो इसके ऊपर पूरा आधा घंटा बीता था, ठीक है, उसको देख लेने पर बहुत फायदे मिलोगे, क्योंकि मैं बस उसका वही हल्का सा तुम्हें बस गो थ्रू करवा, कुछ नहीं है। अब सुनो, तुम्हें इसमें बस एक ही बात ही बतानी थी मेरे को, वो तुम्हारी बात ये थी कि भाई जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है? जो भी मेरी एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक, जो समग्र पूर्ति है वो किसके बराबर होती है भाई? इनकम के बराबर, समझ रहे हो? तुम्हें एक बात ध्यान रख के चलना है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं मार्कर बनाता हूं,
अगर मैं 10 मार्कर सप्लाई करूंगा मार्केट में, मेरी इनकम 10 मार्कर के हिसाब से होगी, मानते हो ना? और अगर मैं 50 करूंगा तो 50 के हिसाब से इनकम होगी। तो मैं ये तो बोल रहा हूं, मैं जितनी सप्लाई करता हूं, जितनी मार्केट में पूर्ति करूंगा, जितना मार्केट में बेचूंगा, मेरी जो इनकम है, जो मेरी आय है, उतनी होगी। ये वाली बातें पता लग रही है। सबसे जो तुम्हें फर्स्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख के चलनी है भाई, कि जो जब भी हम इसे पढ़ेंगे ना, तो बस एक बात ध्यान रख के चलना है कि y इज इक्वल टू AS होता है। ठीक है, जो मेरी इनकम है, ठीक, वो किसके बराबर भाई? एग्रीगेट सप्लाई के। आय किसके बराबर है? समग्र पूर्ति के बराबर होती है। ये वाली बातें पता लगी? सुनो भाई, इसके अंदर लिखना शुरू करो सब। समग्र पूर्ति से अभिप्राय समग्र पूर्ति से अभिप्राय उस समग्र उत्पादन से है। समग्र पूर्ति से अभिप्राय उस समग्र उत्पादन से है जिसके उत्पादन के लिए उत्पादक एक लेखा वर्ष में योजना बनाते हैं। हो गया भाई? नीचे हैशटैग डालो, उसमें लिखो, नीचे डालो हैशटैग और उसके अंदर लिखो इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के प्रवाह से। इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के प्रवाह से है। हाँ भाई, सबको ये वाली बातें पता है? अच्छा बताओ, सबने वाला चैप्टर कर रखा है नेशनल इनकम हो रखा है ना? सबको पता है वस्तु और सेवा के प्रवाह से। सुनो भाई, सब थोड़ा फोकस करो। पहले एक बार लिख लो इंग्लिश वालों। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द aggregate production as planned by the producer during an accounting year। नीचे हैशटैग डालो, लिखो it implies the flow of goods and services in an economy। It implies the flow of goods and service in the economy। हाँ भाई, सब थोड़ा फोकस करो। अब सबको एक बातें पता होगी, जब हमने नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमारे पास 3 मेथड थे, सबको पता है। और वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है, आय विधि, व्यय विधि, ठीक है, ये वाली बातें पता है। मतलब जैसे मैं पहले इंग्लिश बोल रहा हूँ, वैल्यू एडिशन मेरा पहला था वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है मेरे पास, ठीक। मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास पहला यहाँ पे है वैल्यू एडिशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मूल्य वृद्धि, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास भाई, इनकम मेथड, जिसको हम बोलते हैं आय विधि। क्या बोलते हैं भाई इसको? आय विधि। तीसरा मेरे पास क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, इसको बोलते हैं व्यय विधि। ऐसा है ना, व्यय विधि। अब सुनो भाई, अगर मैं तुमसे ऐसी बात बोलूं, देखो मैं तीनों तरीके में से अगर किसी भी तरीके से नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकालता हूं, वही बातें पड़ती हैं, सेम आता है। पता क्या देखो, मैंने बोला कि भाई जितना मैं सामान की वैल्यू बढ़ाऊंगा उतना किसी न किसी की इनकम होगी, ठीक है, और उतना ही तो किसी ने खर्च किया होगा। समझ रहे हो ना? मैं तुमसे बोलूं, मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मार्कर मैंने 4 रुपए का बनाया, ठीक, तो 4 रुपए का कच्चा सामान में जिससे लेके आया, पहले 4 रुपए उसकी इनकम हो गई, ठीक है। अब इस 4 रुपए के मार्कर को मैं 15 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, तो 11 रुपए की मेरी इनकम हुई, ठीक। अगर ये मेरी 11 रुपए की इनकम हुई है और जिस बंदे ने इसको खरीदा है, ये उसका खर्चा होगा, ना? हाँ भाई, ये वाली बातें मान रहे हो? ये क्या होगा उसका खर्चा। तो बोल सकता हूं मेरे पास तीनों चीजें बराबर होती है,
ठीक, तो भाई इसमें लिखो, बता रहा हूँ वही, नहीं नहीं नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ अलग से, पहले हिंदी में लिखो भाई। इसमें लिखो भाई, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मूल्य वृद्धि, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में मूल्य वृद्धि आय सृजन के समान होती है, आय सृजन के समान होती है। उत्पादन का अर्थ, एक मिनट भाई, एक किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो साइड में से। वस्तु और सेवा के उत्पादन में मूल्य वृद्धि आय के सृजन के समान होती है। ठीक है, अब भाई लिखो इंग्लिश में, दिखाए भाई, दिखा दे। हाँ भाई, इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, in the production of goods and services, value addition is similar to, value addition is similar to income generation, value addition is similar to income generation। भाई जो भी मेरे पास वैल्यू एडिशन होगी, भाई इन सबको क्या करना, तो मैं सुनो, इसे तुम्हें सबको बराबर लिख देना है, बस इस मेथड को हटा देना है, ठीक है, और तीनों को बराबर लिख दो। ठीक है भाई, इन तीनों को तुम्हें बराबर करके लिखना है, इन्हें नीचे लिख लो और तीनों को इक्वल करके। बताओ भाई, अगर इन बातों में किसी को दिक्कत आती है तो, ये वाली बात सब मानते हो, फिर इसके तुम्हें नीचे लिखना है कि y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। y का मतलब मेरे पास क्या भाई, इनकम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आय, और as का मतलब क्या मेरे पास भाई, एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम बोल देंगे समग्र पूर्ति। ठीक है भाई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब इसको हम जो है ना, एक टेबल और जो कर्व है, इसकी हेल्प से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा एक ना नीचे हैशटैग डाल के लाइन डाल लो, y इज ऑलवेज सिमिलर टू as, लिखो हिंदी में, y हमेशा as के समान होती है। y हमेशा as के समान होती है। ठीक है भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई? चलो इसके आगे देखो, एक हेडिंग डाल लो, as शेड्यूल, as शेड्यूल समग्र पूर्ति अनुसूची, एग्रीगेट शेड्यूल, तुम्हारे पास मतलब एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, इसको हिंदी में बोलेंगे समग्र पूर्ति अनुसूची, अनुसूची। सुनो भाई, तुम सबसे मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि जितनी मेरी इनकम होती है, ठीक, उतनी सप्लाई होती है। हम वाई की बात करें ना, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, मेरे पास वाई है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है, वाई और एग्रीगेट सप्लाई, ये मेरे पास बात है। अगर तुमसे बोल दूं वाई 0 है, तो बताओ मार्केट में सप्लाई कितनी होगी? 0 होगी। अगर लोगों की इनकम 0 हो, कुछ बेच थोड़ी ना रहे हो, ठीक है, वो कुछ बेच ही नहीं रहे। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूं, मैं तुमसे बोल दूं मेरे पास से 20 है, अगर लोगों की इनकम 20 हो गई, तो भाई इसके पास इनकम कहां से आई? इसने मार्केट में कुछ ना कुछ बेचा होगा। भाई ध्यान रख के चलना, हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा तरीका सेलिंग है। सेलिंग के अलावा पूरी इकोनॉमी को कुछ भी नहीं चल सकती। ठीक, जब तक तुम गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं करते, तो भाई कोई फायदा नहीं है। बस में आगे सबको। और जो सर्विस है वो तुम्हारी रिलेटेड होती है, फिर डिपेंड होती है गुड्स पे। जो तुम्हारी सेवाएं होती है ना, जब भी तुम, अच्छा सेवा कहाँ दोगे? किसी न किसी गुड्स पे दोगे ना। ठीक, बिना गुड्स के सर्विस है नहीं पॉसिबल। मानो तुम गए सैलून, तो तुम हेयर कट कराने जाओगे,
अगर तुम हेयर कट करवाने के लिए जाते हो, सबसे पहली चीज उसके पास अगर गुड्स की सप्लाई नहीं होगी, उसके पास अगर वस्तु ही नहीं होगी, वो क्या करेगा? हाथ से काटेगा, दांत से काटेगा? बस हमारी ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं। तो सबसे पहले क्या उसके पास वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, गुड्स उसके पास होने चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है उसके पास होने चाहिए। तो इन बातों ध्यान रखो। सबसे बड़ी बात क्या है? सेलिंग, ठीक है, किसकी? गुड्स की। वस्तु है, इसको बेचना सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है, ठीक है। और तो सारे भी होते हैं छोटे मोटे से। तो अगर मेरे पास ये 20 है, भाई इसने कहीं ना कहीं से कमाया होगा, ये 20 है, मेरे पास ये 20 होगा। अगर मैं इसको 40 कर दूं, ठीक है, ये भी मेरे पास 40 होगा, समझ रहे हो? मेरे पास ये 40 है, 40, मैं 60 कर दूं तो ये भी 60, इसे 80 कर दूं तो ये भी 80, ठीक है। और अगर इसे 100 कर तो मेरे पास ये भी 100 हो जाएगा। हाँ भाई, इसे अगर मैं 100 कर दूं, मेरे पास ये भी 100 होगा। और अगर इसको करूं 120 तो ये भी 120। भाई मैं इसी टेबल को एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हें समझाऊंगा एक्चुअल में होता क्या है। देखो, बहुत छोटी सी बात लिखनी है इसके अंदर। अब सुनो, मेरे पास है क्या भाई, इस टेबल को बनाने के बाद, अच्छा तुम्हारे पास ये आय है, ठीक है, इनकम है तुम्हारे पास, ये सबका सिंबल पता होना चाहिए। वाई तुम्हारे पास आय का सिंबल होता है, और जो एस तुम्हारे पास समग्र पूर्ति का होता है, ठीक है। अब सुनो, अब मेरे पास जो इसकी नेक्स्ट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में है क्या, ठीक। सुनो, सबसे पहली बात मैं बोलूंगा कि भाई ऑन पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, मैं बोलेंगे कि जब मेरे पास जो मेरी इनकम है तो जीरो, जब मेरी इनकम क्या है? 0 है, तो जो मेरा जो समग्र पूर्ति है वो भी क्या? 0 है, ठीक। ऐसा क्यों है? कोई बोलना चाहेगा? सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि आय के शून्य, मतलब कि आय के शून्य स्तर होने पर समग्र पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसमें बोलेंगे एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम व्हाट विल बी द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक। हम नॉर्मल सी बात बोलेंगे कि भाई जब आय का स्तर शून्य होता है, इस स्थिति में हमारी जो समग्र पूर्ति है वो भी शून्य होती है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जब पूर्ति होती है तो उसी के समरूप हमारी आय भी होती है, क्योंकि जो आय का जो उत्पादन, आय का जो सृजन है वो पूर्ति पर निर्भर होता है। ये बात समझ आ गई? इसको लिखेंगे हिंदी में, ठीक। अगर इंग्लिश की बात कर दूं, हम क्या लिखेंगे? नॉर्मल सी बात, देखो ऐसा लिखेंगे कि एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम द एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो विल बी जीरो, ठीक। उसके आगे हम थोड़ा सा लिखना है कि इनकम, या फिर बोल देंगे वाई इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई गिव इनकम टू प्रोड्यूसर। इतनी वाली बातें बोल देंगे। देखो मैं क्या ना, बस तुम्हें समझा रहा हूँ, जो तुम्हें बोलते वो लिखने वाली बात है। मैं वैसे बोलूंगा कि भाई जब मेरा आय का स्तर जो 0 होता है, ठीक, तो भाई इस केस में मेरे पास क्या है, जो हमारी समग्र पूर्ति है वो भी शून्य होती है। बस हमारी जो समग्र पूर्ति है वो शून्य होती है, क्योंकि जब एक अर्थव्यवस्था में पूर्ति होती है, पूर्ति के समरूप ही आय का सृजन होता है। जब पूर्ति होगी तभी तो आय आएगी। जब तक मैं सामान बेचूंगा नहीं, इनकम कहां से आएगी भाई? बस भाई मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास ये डस्टर है, ठीक, अगर मैं इसको बेचता ही नहीं हूं मार्केट के अंदर, मैं सिर्फ बना के रख लिया, अच्छा पता है अगर मैं इसको बनाऊंगा तो भी किसी की इनकम होगी, अगर बनाऊंगा तो भी किसी की इनकम होगी, मैं जहां से कच्चा माल लेके आऊंगा तो भी तो होगा भाई। एक आध केस ऐसा हो सकता है किसी के दादा परदादा का बहुत सारे पेड़ हो, ठीक है, वो काट काट के बनाया जा रहा है, बिना हाथ के बनाया जा रहा है, बात में आ गई, तो वो बात अलग पड़ जाती है। भाई बताओ, पहले इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें सारे पॉइंट लिखो, लिख लोगे? पहला पॉइंट अंदर ये वही है, वही छोटा सा लिखना है, ये लिखना है। हाँ भाई सुनो, मैं सबको जो भी बात है ना बोल बोल के बता दे रहा हूँ, इससे बहुत ही बेटर समझ जाओगे। सबसे पहला भाई एक दिखाना, बुक दिखाओ, बुक लाओ तुम अपने। सुनो भाई, सबसे पहले अगर मैं ना इसको एक्सप्लेन करने है तुमसे बोलूं तो तुम इसमें क्या क्या बातें लिखोगे? देखो कुछ भी चल रहा तुम्हारा, क्या खोले बैठे हो? चलो पढ़ो सब खूब मजे में। हाँ भाई सुनो, अगर मैं तुमसे नॉर्मल सुन जाऊं, यहाँ पे देखो,
अगर मैं तुमसे नॉर्मल सी बातें बोलूं, हाँ ये वही है, सुनो, अगर मैं तुमसे पहला पॉइंट लिखने की बोलूं तो तुम उस पे क्या लिखोगे? सुनो भाई, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि मेरे पास मिल गया कि y तथा as के बीच समरूपता यह दर्शाती है, इसमें पॉइंट लिखा है y और as के बीच में जो समानता है, फिर जो समरूपता है वो ये दर्शाती है कि जब I होगी तभी हमारे पास क्या है, समग्र पूर्ति होगी। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोला जाए कि द सिमिलरिटी बिटवीन y एंड as सो दैट व्हेन देयर विल बी as, या फिर बोल देंगे वेयर देयर विल बी एनी यूनिट ऑफ as देन इट विल अफेक्ट इन द सेम वे टू y। ठीक, नॉर्मल से बात अगर इसमें बोला चाहो इंग्लिश के अंदर भाई कह रहा है कि आइडेंटिटी बिटवीन y एंड as सो दैट द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी आर ऑलरेडी सप्लाई ऑल दे विश टू प्रोड्यूस। ठीक, पहला पॉइंट भाई इसमें लिखना शुरू करो, पहला पॉइंट लिखो इसमें सब देखो भाई, कह रहा y तथा as के बीच, y तथा as के बीच समरूपता यह दर्शाती है, समरूपता यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक वे सभी पूर्ति करने के लिए तैयार है जो वे उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं, जो वे उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं। भाई देखो, इसमें नॉर्मल सी बस बात एक है कि y और जो as है इसके अंदर जो भी समरूपता है वो हमें ये वाली बातें बताती हैं। सुनो भाई, y क्या थे, जो वे उत्पादन करने की इच्छा करते हैं, सुनो भाई, इच्छा करते हैं, करने की इच्छा करते हैं। सुनो, मैंने क्या बोला कि y और जो तुम्हारा as है अगर ये सिमिलर है या फिर आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, ये चीज ये बताती है कि भाई एक जो उत्पादक है, ठीक, वो क्या है कि जितनी पूर्ति करने के लिए मान लो तैयार है, ठीक है, जितनी पूर्ति करने को तैयार है वो उतनी इच्छा करता है। और नॉर्मल सी बात बोलूं, जितनी उसकी इच्छा है ना, जितनी उसकी इच्छा है वो उतनी ही पूर्ति करता है। तो मैं देखो एक बात याद है, मैं कभी भी ऐसा सोच सकता हूँ क्या? अच्छा, तुम सबको इच्छा और डिमांड वगैरह बातें पता क्या क्या होती है? सुनो, इच्छा का मेरे पास मतलब हो जाता है कि जो हम चाहते हैं और उतनी औकात है, ठीक है, जो हम चाहते हैं उतनी औकात है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 1.5 लाख की कोई सा सामान उठा लूँ, ठीक है, तो भाई 1.5 लाख के मेरे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए ना, होगा तभी सोचूंगा, इसलिए हमें सोचता रहूंगा बस नहीं। भाई ये चीज ना कुछ एजम्पशन होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। इंग्लिश के अंदर पॉइंट डाल लो, आइडेंटिटी बिटवीन y एंड as, आइडेंटिटी बिटवीन y एंड as shows that the producer in the economy are ready to supply अभी रुक, all that they wish to produce, भाई देखो, जितना वो उत्पादन करने की सोचते हैं ना भाई उतनी सप्लाई करते हैं। बस हमारी इन बातों को तो मान के चलो भाई, ऐसी बातें होती हैं, बहुत ही बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं इसके पीछे। तो वही मैं तुम्हें दोबारा बोलूंगा, मैं जितना सोच रहा हूँ, ठीक है, जितना विश कर रहा हूँ मैं उतनी सप्लाई करूंगा। ठीक, विश करने का मतलब क्या है कि मेरी इच्छा है और मेरे पास बाइंग कैपेसिटी है, खरीदने की क्षमता है मेरे पास, उतना उत्पादन करने की क्षमता है। क्या भाई मैं कभी सोचूंगा कि मैं ताजमहल बना दूं? नहीं सोचूंगा ना, उतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक, अगर सरकार ताजमहल बनाया जाएगी ना तो सरकार के फेफड़े बाहर आएंगे थोड़े से, ये सीन है। सुना भाई, उसके बाद भाई इसमें देखो कुछ बातें और हैं, इसमें सेकंड पॉइंट डाल लो, दूसरा पॉइंट डालना है कि जब मांग में वृद्धि होती है,
जब मांग में वृद्धि होती है तो उत्पादक पूर्ति में समान रूप से वृद्धि करने की योजना बनाता है। तो उत्पादक पूर्ति में समान रूप से वृद्धि करने की योजना बनाता है। लिखो भाई इंग्लिश में सेकंड पॉइंट, साइड में देख लो। हाँ भाई, जो तुम्हारे पास इंग्लिश में व्हेन देयर इज राइज इन डिमांड द प्रोड्यूसर wish to supply in the same proportion। इसका मतलब नॉर्मल सा बस एक निकल के आ रहा है, मतलब ये निकल के आ रहा है भाई कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रोड्यूसर है वो उतनी ही डिमांड पूर्ति करने की सोचेगा। ठीक है, अगर डिमांड, देखो सुनो भाई, मैंने क्या बोला, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो जो प्रोड्यूसर है ना वो उतनी सप्लाई करने की सोचता है। अगर मार्केट में जितनी मांग बढ़ेगी वो उतनी ही पूर्ति करने की सोचता है। ठीक, और तभी सोचेगा जब उसकी इतनी कैपेसिटी होगी। ठीक है, सबका 2 पॉइंट क्लियर है भाई। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अगले पॉइंट पे आए भाई, एक ना तुम्हारे पास एक मान लो इकोनॉमिक्स है, उसका नाम केन्स है। क्या नाम है उसका भाई? केन्स बोलते हैं उसको। ठीक, उसने ना कुछ कुछ बातें बोल रखी है भाई। उसने बता रखा है कि अगर मंदी का टाइम चलता है ना, क्या बोला मैंने, अगर मंदी का टाइम चलता है, ठीक है, तो जिसको हम रिसेशन बोलते हैं, अगर ये टाइम चलता है, पता सबको, पूरी मार्केट पूरी क्रैश, मतलब कि पूरी मान लो खत्म हो जाती है तरीके से। जैसे मान लो कोरोना के टाइम पे क्या था, पूरी मार्केट पूरी अच्छे से हुई थी। ये हमारा क्या सीन था भाई, ये हमारा वो ही केस था जब हमारे मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है। ठीक, हमारे मार्केट के अंदर डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो कॉमन सेंस लगाओ, सप्लाई होगी या नहीं होगी? अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मार्केट में कोई सामान खरीदने को रेडी नहीं है, हम कैसे फेंक देंगे रोड पे, उठा के ले जा? पॉसिबल ही ना। हाँ भाई, मैंने बोला कि अगर मेरे पास कभी भी ऐसा हो कि मार्केट के अंदर कोई भी कुछ भी डिमांड करने को रेडी नहीं है, ठीक है, बोल रहे हैं हम नहीं खरीद रहे, हमें कुछ चाहिए नहीं, तो कोई पागल थोड़ा बैठ के बनाता रहेगा। अच्छा बताओ, खूब एकदम ना, मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, और उसमें एक बंदा है, मतलब कि पूरे धूप पे खड़ा होके एकदम मस्त वाली पूरी गरम गरम चाय बेच रहा है। जो बहुत शौकीन होगा ना, बहुत तगड़ा शौकीन होगा, वो पी लेगा। ठीक, लेकिन उसकी डिमांड ठंड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होगी। पता, तुम ठंड के टाइम में ना एक चाय की स्टॉल खोलो, इतनी चलती है, मैं सोच रहा हूँ खोल लूँ एक बार, किसी को बैठा दूं वहां पे, अच्छा बिजनेस चलेगा। अंकित, तू बैठेगा चाय दूंगा ना मेरे? हाँ भाई, बात सुन आ गई, सुनो, उस पे ना कप पे छपवा दूंगा केस, और ये नीचे लिखवा दूंगा यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। हाँ, वो बोलेंगे बताओ चाय केस पे पढ़ाई रही हो रही है। हाँ भाई, इसके अंदर तुम्हें एक बात लिखनी है। हाँ भाई सुनो, अरे सुन जाओ। इसके बाद तीसरा पॉइंट डालना है, यदि मांग में कमी होती है, यदि मांग में कमी होती है तो उसी के समरूप पूर्ति में भी कमी, तो उसी के समरूप पूर्ति में भी कमी हो जाती है। और भाई इंग्लिश के अंदर लिख लो, when there is decline in demand, when there is decline in demand, the supply also will decline, the supply also will decline। हाँ भाई, सबको वाली बात क्लियर है। हम अगली बात करते हैं कर्व के बारे में। सब थोड़ा यहाँ फोकस करो, जो मेरा कर्व है, सुनो भाई, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमसे, अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती मारने की सोचता है, ठीक है, तो पूछेगा बता कि जो एएस है वो 45 डिग्री का क्यों होता है। ठीक, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। देखो, इसका मतलब पता क्या होता है, इसके पीछे बस एक रीजन है कि तुम्हारा जो वाई है
वो 45 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि हमें हमेशा पता है कि जब इनकम होगी तभी सप्लाई होती है। ठीक, इनकम और सप्लाई जो तुम्हारे पास है इसमें हमेशा, ठीक है मैंने क्या बोला, जो इनकम और सप्लाई है इसके बीच में हमेशा इक्वल का रिलेशन होता है। ठीक है, एकदम समरूप सिमिलर रिलेशन है। ठीक है, बस में सिमिलर बोल सकते हैं, समरूप संबंध है। मैंने बोला ना वाई बढ़ेगी तभी ऐसे बढ़ेगा, वरना बढ़ेगी नहीं। बात में आ रही है? मेरे पास ये 0 है, ये भी 0 है, ये 20 बढ़ा, ये 20 बढ़ा, 40। अच्छा अगर ना मेरे पास जैसे मान लो ये 40 बढ़ता, अच्छा मुझे बताओ भाई यहाँ पे कौन ऐसा है जो इस बात पे राजी कर जा रहा है? अगर राजी कर जाएगा मैं उसको बहुत ही तगड़ा इंटेलिजेंट मानूंगा। ये 40 है और ये 60 हो गई, बताओ भाई कौन कौन इस बात पे एग्री है? कोई भी एग्री है इस पे? आए 40 है और ये 60 है, क्या चीज? बचत से कच्चा, ये तो कोई बात ही ना हुई। हम इसमें बचत की जरा बताओ। ऐसे मैं एक मिनट, तुम ये बोलना चाहते हो कि एक मिनट तुमने बोला कि एक मिनट सुन कर लो बकवास अपनी। ये मेरे पास रजिस्टर, ठीक है, मैंने बोला अच्छा तुमने बोलना चाहते हो कि उसकी इनकम का सप्लाई जाता है। अगर मैं 5,000 मार के बेचूंगा, रजिस्टर बेचता हूँ, तो मेरे पास कैसे 4,000 की इनकम आएगी? ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो देखो ये चीज ना ये शो कर देती है कि भाई कि जिस इंसान, अगर कोई इंसान है उसकी अगर इनकम 40 है, भाई ये भी तुम्हारे पास 40 होगी। अच्छा ये तुम्हारी है कानूनी रूप से, ठीक है, अगर हम बहुत ही सिद्धांतों को मानते हुए बढ़ेंगे ना तो है, वरना नहीं होगा ऐसा। पता है क्यों? देखो सप्लाई बहुत कम होती है, बात तुम्हारी है, सप्लाई बहुत कम होती है और इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, वो तुम्हारी इनकम क्या होती है? ब्लैक, ठीक है, ब्लैक मनी होती है। अच्छा देखो तुम सबको क्या लगता है कि मैं जो जितनी सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ क्या मेरे पास सिर्फ इतनी इनकम आती होगी? लग रहा था कुछ? ठीक, अब मेरे पास ना कुछ कुछ वैसे पैसे भी आते हैं। ठीक है, आइए बता तो मैं फिरूंगा, सुनो ये वाली बात बताएगी। अच्छा लेकिन एक बात और भाई, वो मेरे पास ना पहले ही नेशनल इनकम में कंक्लूड हो चुकी होती है, तो मैं उसको मैं ऐड नहीं करूंगा अपने इनकम में, वो भी कोई सा इफेक्ट नहीं डालेगी। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं कि भाई देखो मैंने सप्लाई जो करी ना, जो मैंने पूर्ति करी है वो करी है 50 यूनिट। कितनी करी है भाई? 50 यूनिट करी है। और भाई कायदे से मेरी इनकम भी 50 होनी चाहिए, जो मेरी आय है वो भी कितनी होनी चाहिए भाई? 50 होनी चाहिए। ठीक, पता कि जितना सामान बेचूंगा उतनी की मेरे पास इनकम आ जाएगी। अब ना मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मैंने किसी से पैसे ले लिए, ठीक है, कितने 60 हो गए ना। देखो अगर मैं किसी से पैसे लूंगा, ये जो बंदा है जिसने पैसे लिए होंगे इसने भी तो कहीं ना कहीं से लाया होगा। ठीक, अब ये जो क्या है, ये देखो ये दुनिया के किसी भी कोने से लेके आएगा ना पैसा, वो कहीं ना कहीं किसी सामान को बेच के फिर जाके पैसे आए होंगे। भले किसी ने उसने किसी की किडनी निकाल के बेची हो, लेकिन बेचा जरूर होगा। ठीक है, देखो बेच के देख, मुझे पता है कितने बिक्री है। ठीक है, तो कितना मेरे पास भाई है? 60, ये भी 60। ये बात में आ रही है? हाँ भाई, तो मैंने बोला कि हमेशा इन दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी होती है, तो इसलिए मेरे पास हमेशा कितने का बने भाई? 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, जो आई है और वाई है, वाई इज इक्वल टू एस, ये कितने का मेरे पास हमेशा? 45 डिग्री का। सबको इसके पीछे रीजन पता लग गया? ठीक, अगर तुम्हारे एग्जाम में कभी भी पूछ ले कि जो मेरे पास y है ये 45 डिग्री का क्यों होता है, तो इसके पीछे तुम पता क्या बोलोगे? ये सारा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ये सारा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तुम बताओगे कि मेरे पास समग्र पूर्ति क्या होती है, तुम्हारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पहले डेफिनेशन, टेबल, एक्सप्लेनेशन, कर्व, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बात में आ गई भाई। देखो एक्सप्लेनेशन के तुम्हारे 1 से 2 मार्क्स होते हैं। ठीक, जो तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है उसके 1 से 2 मार्क्स होते हैं, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि वैसे कोई टीचर चेक करता नहीं है उसको। जो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन है उसको चेक करता नहीं है, वो पता है भाई सबने बना के लिखी होती है। कुछ एक आध बच्चे तो रट्टे मार के बैठे होते हैं, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ पागल पड़े होते हैं। हाँ भाई, ये सब कर्व बन गया। कर्व तुम सेम इसी के हिसाब से बना लो। ये 20 है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140।
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। ठीक है, तो मैं भाई अब ना दोनों तरफ में से तुम एक साइड क्या लिख दोगे, तुम्हारे यहाँ पे इनकम है, ठीक, इनकम, जिसको तुम आय बोलोगे, और इसको जीडीपी भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ तुम्हारे पास एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ तुम्हें पूरा नाम लिखना है, एग्रीगेट सप्लाई, जिसको तुम हिंदी में लिखोगे समग्र पूर्ति। भाई इसके बारे में थोड़ा हम ना एक बार मैं कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक बार सब इसमें लिख लो। इसके ना नीचे लिखो, छोटा सा लिख लो, छोटा सा वो ये बना, ओ खुदा, लो पेन। हाँ भाई इसमें लिखो एस तथा वाई एक दूसरे के समान है, एस तथा वाई एक दूसरे के समान है, इसीलिए एस को मूल बिंदु से आरंभ होती हुई, इसीलिए बोल मत, इसीलिए एस को मूल बिंदु से आरंभ होती हुई 45 डिग्री रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। लिखो भाई इंग्लिश में, एस एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर, एस एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर, therefore as is indicated by a 45 degree line from the origin, a 45 degree line from the origin। हाँ भाई ये सबको सारी बातें क्लियर है? इन बातों में जो जो अटक रहा है मुझे बताओ एक बार, किसी को दिक्कत है इसमें कुछ? भाई नेक्स्ट क्लास से हमारे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलेंगे, ठीक, और वो तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ही कम प्रैक्टिस की होती है। ठीक, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? तुम्हारा एक टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी जितना बता दिया है इसे एक बार रिवाइज मारो, ठीक है, जल्दी। और वैसे इन्हीं चीज को मैं सोऊंगा अभी थोड़ी देर में।